हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एस एस लोकर्स अकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को तुलसीदास का पद पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को तुलसीदास का परिचय और इनके द्वारा जो हमारा पाठ में पाठ दिया गया है पद, उसको मैंने आप लोगों को बताया था, उसका अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था। तो जो लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के इस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि कवि परिचय और साथ ही साथ जो है पद का अर्थ जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो इसको भी आप लोग बिना स्किप किए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और सबसे पहले हम लोग पहला नंबर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि तुलसीदास का जन्म माना जाता है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, यह हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है 1543, 1544, 1546 और 1548। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक ना। इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सॉरी, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था। तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है राम बोला, दूसरा नंबर ऑप्शन है श्याम बोला, तीसरा नंबर ऑप्शन है हरि बोला और चौथा नंबर ऑप्शन है शिव बोला। तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? तो हमने आपको बताया था तुलसीदास का परिचय में कि जब तुलसीदास जन्म लिए थे तो मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि जब जन्म लिए थे तो इन्होंने क्या किया था कि राम शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए जो इन्हें जो है बचपन में राम बोला नाम से इनको संबोधित किया गया या इनका बचपन में नाम रख दिया गया। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम बोला। ठीक। इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? रहस्यवादी, छायावादी, अलगाववादी या समन्वयवादी। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो इन्हें समन्वयवादी कवि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न को। इसमें कहा जा रहा है कि बर्वे रामायण किसकी रचना है? बर्वे रामायण किसकी रचना है? नंददास की, कुम्भन दास की, रहीम की तुलसीदास की? तो बर्वे रामायण जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पांचवा नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि कबहू को अम्ब अवसर पाई जो वाक्य है, इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया है? कबहू को अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया है? तो जो ये अम्ब शब्द है, ठीक, ये अम्ब जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सीता माता के लिए, यानी इसका मतलब होगा माँ। लेकिन ये माँ जो अम्ब शब्द जो है ये माँ के लिए प्रयोग किया गया, तो किस माँ के लिए? तो सीता माता के लिए, जो प्रभु श्री राम की जो अर्धांगिनी थी, उनकी पत्नी, मतलब उनकी पत्नी है ये, तो उन्हीं के लिए तुलसीदास ने क्या किया? अम्ब शब्द का जो है प्रयोग किया है। तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और रावण जी, ये ऑप्शन दिया है और पूछा जा रहा है कि अम्ब संबोधन किसके लिए हुआ है? तो वहाँ पर सीता माता के लिए जो अम्ब संबोधन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहा गया है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे? हमसे पूछा गया है, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास जो है भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास भक्तिकालीन कवि थे। सूरदास भी भक्तिकालीन कवि थे। मलिक मोहम्मद जैसी भी भक्ति काल के कवि थे और नाबादास को भी आप लोग याद रखना है कि वो भी भक्ति काल के कवि थे। तो 4 कवि जो थे हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए, ये चारों कवि जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों लेसन का कवि भक्ति काल के कवि हैं। और 6 पाठ से लेकर के 13 पाठ तक के कवि आधुनिक काल के कवि हैं। और केवल एक हमारे कवि जो 5वां पाठ के राइटर है भूषण जी, वो जो है रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। बाकी तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो वो भक्ति काल के कवि थे। इसके बाद हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे।
तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे कौन थे तुलसीदास के शिक्षा गुरु? ऑप्शन में दे रहा है नरहरिदास, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है रविदास, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है शेष सनातन और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है मधुसूदन सरस्वती। तो तुलसीदास के अगर हम शिक्षा गुरु की बात करेंगे तो शिक्षा गुरु कौन थे? तो वो शेष सनातन थे, ठीक ना। शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन, जो क्या थे? काशी के विद्वान थे। शेष सनातन कहाँ के विद्वान थे? काशी के ये क्या थे? विद्वान थे। यानी काशी में जब तुलसीदास रह रहे थे तो 15 वर्षों तक रह करके काशी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक। तो वहीं काशी में जब थे तो इनको जो है शेष सनातन जो इनके गुरु थे उनको शिक्षा दिए। और अगर हम दीक्षा गुरु की बात करेंगे तो वहाँ पर नरहरिदास हो जाएंगे। तो ये जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, शिक्षा गुरु शेष सनातन और दीक्षा गुरु नरहरिदास। इसके बाद हम लोग 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है, मतलब कौन सी रचना जो है पूछा जा रहा है कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है लग्न पत्रिका, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है प्रणय पत्रिका, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है सीता स्वयंवर और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है विनय पत्रिका। तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? तो वह हमारा विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और किस भाषा में? तो ये ब्रज भाषा में उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि तुलसीदास जो है ब्रज भाषा में विनय पत्रिका की रचना की है और इनकी जो है फेमस ये रचना है। इसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहा गया कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो यह भी मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया कि राम बोला जो है किनका मूल नाम था? तो वह हमारे तुलसीदास जी का था। तुलसीदास का बचपन का नाम ही या मूल नाम क्या था? राम बोला था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि मानस यानी रामचरितमानस का रचना समय क्या है? तो रामचरितमानस का रचना समय क्या है? संवत 1631, संवत 1622, संवत 1480 या संवत 1632। तो मैंने आप लोगों को कवि परिचय में ही बताया था कि रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? तो संवत 1631 ईस्वी में। 1631 संवत में जो है इसका रचना काल जो है शुरू हुआ और जो हमारा ईसाई कैलेंडर है, ठीक, उसके अनुसार जो है 1574 ईस्वी में, ठीक ना। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे ईस्वी नहीं दिया है, संवत दिया है, तो संवत भी याद रखना है। लेकिन कभी कभी ईस्वी भी दे देता है तो ईस्वी भी याद रखना है कि 1574 ईस्वी में 1631 संवत में लिखना जो है शुरू किए थे। रचना का समय ये था और इसको पूरा कब किए थे? तो 1633 संवत में, ठीक ना। 1633 संवत में जो है इसको वो पूरा किए और कब? तो 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में कब ये शुरू किए थे? तो रामनवमी के दिन, जिस दिन राम जी का विवाह मतलब राम जी का जन्म हुआ था उस दिन। और 1633 संवत में जब ये पूरा किए थे तो उस समय राम और सीता जी का जब विवाह हुआ था उस समय इसको ये पूरा किए थे, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा 1631 संवत में। इसके बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? मैथिली, संस्कृत, अवधी या ब्रज भाषा? तो इसकी भाषा क्या है? तो वो अवधी है, ठीक। और अभी हम विनय पत्रिका का भाषा को आप लोग को बताएं कि विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी की रचना है तो इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा को आप लोग याद रखना है, ब्रज भाषा है, ठीक ना। विनय पत्रिका जो है किस भाषा में लिखा गया? तो ब्रज भाषा में। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में, ठीक। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दे रहा है इसमें कह रहा है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। देखिए अभी जो मैं प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताया सेम वही क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ गया कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है अवधी, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है अंतर्वेदी जिसको ब्रज भाषा बोलते हैं, तीसरा है मैथिली और चौथा दे रहा है अंगिका। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो वो अंतर्वेदी जिसको ब्रज भाषा बोलते हैं वो है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में जो इनका जन्म हुआ था। कब? तो 1500 जो है 43 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में जो है तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 14वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? हनुमान बाहुक जो है तुलसीदास की किस कृति का एक अंग है?
जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली कि श्री कृष्ण गीतावली। तो हनुमान बाहुक जो ये रचना है वो जो है किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो कवितावली जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है उसका यह जो है एक अंग माना जाता है। कवितावली जो है ये तुलसीदास की ही रचना है, जानकी मंगल भी, श्री कृष्ण गीतावली भी, गीतावली ये सब जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रचना है। तो इसको आप लोग जो है ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन इसमें जो कवितावली है उसी से जो है हनुमान बाहुक वो लिया गया है। इसके बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य है, गाथा है कि महाकाव्य है कि खंड काव्य है? तो रामचरितमानस क्या है? तो यह एक महाकाव्य है, ठीक ना। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? इसमें वीर रस है कि श्रृंगार रस है कि करुण रस है कि भक्ति रस है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो यह एक इसमें भक्ति रस का जो है प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 17वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? विभावरी, रत्नावली, प्रभावली या गीतावली? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम जो है रत्नावली था, ठीक। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था, जो किनकी बेटी थी? तो दीनबंधु जो पाठक थे, दीनबंधु पाठक, उनकी जो ये क्या थी? पुत्री थी, जिनको दीनबंधु दास भी बोलते हैं। और इन्होंने ही क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास से करा दिया था। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली किसकी रचना हो जाएगी? तो वो तुलसीदास जी की रचना हो जाएगी, ठीक। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न पे आएंगे। इसमें कह रहा है कि तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र, काशी, झांसी या वृंदावन? तो तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? काशी में था, ठीक। काशी में ये रहते थे और यहीं पर जो है याद रखना है 80 घाट पर जो है तुलसीदास जो अपना प्राण त्यागे थे। तो 80 घाट याद रखना है कि 80 घाट वाराणसी बनारस जो काशी की तरफ है वहीं पर इन्होंने अपना प्राण को त्यागा था, ठीक ना। तो तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान काशी था। जन्म कहाँ लिए थे? तो उत्तर प्रदेश के जो राजापुर बांदा गांव है वहाँ पर ये जन्म लिए थे। इसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहा जा रहा है कि हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास को, जायसी को, मीराबाई को कि सूरदास को? तो हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास जी को जो है हिंदी का समन्वयवादी कवि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, उर्वशी, रामचरितमानस की साकेत? तो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो उनके द्वारा रचित जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस का रचना आप लोग को याद रखना है कि 1631 संवत यानी 1574 में इसकी रचना करना शुरू हुआ, ठीक। और 1633 संवत यानी कि 1576 ईस्वी में ये कंप्लीट हुआ। इसको पूरा करने में 2 वर्ष, ठीक, 2 वर्ष लगे थे। उसके अलावा जो है 2 वर्ष के अलावा 7 महीना और 26 दिन जो है लगा था इसको पूरा होने में। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। मैं एक बार आपको फिर से बता दिया कि 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में जो इसको उन्होंने पूरा किया, ठीक। और कब इसको स्टार्ट किए थे? तो राम जी के जन्म के दिन, ठीक, रामनवमी के दिन। और इसको कंप्लीट किए थे राम और सीता जी के जब विवाह हुआ था उस दिन, ठीक। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न को। तो इसमें कह रहा है कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो चुनिया था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? 10 वर्ष तक कि 15 वर्ष तक कि 18 वर्ष तक कि 20 वर्ष तक? तो काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? तो 15 वर्षों तक रह करके जो है उन्होंने विद्या अध्ययन किया था या विद्या आरंभ किया था। इसके बाद हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? उर्दू और फारसी, संस्कृत और हिंदी, अवधी और ब्रज या अपभ्रंश और प्राकृतिक? तो तुलसीदास ने अपने युग में किन 2 भाषाओं को अपनाया? तो मैंने पहले भी आप लोगों को जिक्र किया था कि ये 2 भाषाओं के जानकार थे, एक अवधी और दूसरा ब्रज भाषा को।
तो ये दोनों भाषाओं के जानकार थे। तो ये अपने समय में जो अवधी और ब्रज भाषा, इन दो साहित्यिक भाषाओं का उन्होंने उपयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो इसमें कह रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो दीक्षा गुरु को याद रखना है कि अगर दीक्षा गुरु आए, दीक्षा गुरु, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, नरहरिदास हो जाएंगे, ठीक ना, नरहरिदास हो जाएंगे, ठीक, दीक्षा गुरु। और शिक्षा की बात करेंगे तो वहाँ पर शेष सनातन आ जाएंगे, शेष सनातन, शेष सनातन, शेष सनातन। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि शेष सनातन जो इनके क्या थे, वो हमारे शेष सनातन जो है शिक्षा गुरु थे और दीक्षा गुरु नरहरि दास थे, ठीक ना। तो ये अगर प्रश्न ऐसा है तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन हो जाएंगे, तो वो नरहरि दास हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है। हनुमान बाहुक रचना जो है कितने छंदों में है, या इसकी रचना कितने छंदों में की है, तो 44 की, 45 की, 46 की, 47। तो हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में, तो वो 44 छंदों में है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे जो है अब क्वेश्चन नहीं है, यानी टोटल जो है ये हमारा 26 प्रश्न था तुलसीदास का, जो हम लोग पद पाठ है उससे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टोटल 26 क्वेश्चन है, तो इसको आखिरी तक आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और अगर मतलब कि इन सारे प्रश्नों को आप लोगों को PDF नोट्स चाहिए तो हमारे SS लोकर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है सारे क्लासेज के PDF नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुँच सके। धन्यवाद।